नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। वक्फ का जो कानून है उसमें संशोधन के लिए सरकार एक विधेयक लेकर आई थी पिछले सत्र में, और उस पर विस्तार से विचार करने के लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग विपक्ष की ओर से की गई। सरकार ने मान लिया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को यह मामला दे दिया गया और उसके बाद वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स थे सबने अपना अपना प्रतिवेदन, सबने अपना पक्ष रखा। राज्यों का भी दौरा किया इस कमेटी ने, और उसके बाद उसको उम्मीद थी कि ये रिपोर्ट जो है संसद के शीतकालीन सत्र में पेश कर दी जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ने, फिर कह रहा हूँ विपक्ष की मांग पर, इसका कार्यकाल बढ़ा दिया। कब तक बढ़ा दिया? बजट सत्र के आखिरी दिन तक। अब इसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उनको मुख्य रूप से दो कैटेगरी में अभी रख सकते हैं, दो श्रेणियों में रख सकते हैं। एक जो इस वक्फ एक्ट में संशोधन विधेयक के खिलाफ है, उसके विरोध में है, उनको लग रहा है कि वो सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो गए और सरकार को उनकी मांग मानकर इस जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाना पड़ा। तो जेपीसी का कार्यकाल बढ़ गया, तो अब उनकी एक मांग जिसके लिए वो हंगामा कर सकते थे इस संसद सत्र में, वो खत्म हो गई। हालांकि हंगामे के लिए मुद्दों की कमी नहीं है, वो किसी भी गैर जरूरी मुद्दे पर भी हंगामा कर सकते हैं, वो कर ही रहे हैं। लेकिन जहां तक वक्फ का मामला है उसको लेकर ये एक जो है उनकी मांग मान ली गई। तो वो खुश हैं इस बात से कि वो सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो गए। दूसरी प्रतिक्रिया उन लोगों की है जो इस सरकार के समर्थक हैं, मोदी के समर्थक हैं और इस विधेयक के समर्थन में हैं। उनमें भी दो कैटेगरी है। उनमें से एक ऐसा पक्ष है जिसको लगता है कि संशोधन की जरूरत क्या है, पूरे वक्फ एक्ट को ही खत्म कर दीजिए। दूसरा है कि संशोधन अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप ये जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाना पीछे हटने जैसा है। तो इस समय पिछले 10 साल से मोदी की सरकार आई है, जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, दो ही तरह से उनके हर काम को देखा जाता है। या तो इसमें उनकी जीत है या उनकी हार है, और उनकी हार देखने वालों में उनके विरोधी ही नहीं शामिल हैं, उनके समर्थक भी शामिल हैं। पहला तो ये जो समर्थक हैं उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि 1000 साल में जो हुआ हिंदू समाज के साथ, सनातन समाज के साथ, वो सब बुराइयां, वो सब अत्याचार, उन सब का प्रतिकार हो जाना चाहिए था। मोदी को चुटकी बजाते ही ये सब जो है पुरानी व्यवस्था जो मुस्लिम शासकों और मुगलों के आने से पहले की थी वो बहाल कर देनी चाहिए थी। दूसरा पक्ष है थोड़ा ज़्यादा उदार है, उसको लगता है चलिए 1000 साल का तो नहीं हो सकता, लेकिन पिछले 77 वर्षों का जो कुछ किया धरा है कांग्रेस की सरकारों का, उसको तो आपको ख़त्म कर देना चाहिए। उनकी शिकायत है कि भाई 10 साल दे दिए, अब और कितना समय चाहिए। तो उनको लगता है 77 साल में जो हुआ धीरे धीरे कदम दर कदम, उसको नरेंद्र मोदी 10 साल में ख़त्म कर दे। अब ऐसा कहने वालों के बारे में मेरा यही कहना है कि वो गवर्नेंस की बारीकियों को नहीं समझते। गवर्नेंस में फैसला जो है वो इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह नहीं होता कि तुरंत कप लगाया आपने और 2 मिनट में कॉफ़ी आपके सामने आ गई। और ना तो ये 2 मिनट मैगी नूडल है कि खट से जो है गर्म पानी में डाला नूडल और तैयार हो गया। इसमें समय सबसे बड़ा साथी होता है सरकार का, और जितने आप दार्शनिकों को पढ़ेंगे वो गवर्नेंस के मामले में यही सलाह देते हैं कि समय को अपना साथी बनाओ। और नरेंद्र मोदी का 10 साल का कार्यकाल आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी ने हर कदम पर समय को अपना साथी बनाने की कोशिश की है। तो डिप्लोमेसी क्या होती है और चतुराई क्या होती है, कैसे अपने विरोधी या दुश्मन, जिसको जो भी कहना चाहें आप, उसके जितने स्ट्रांग पॉइंट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दीजिए, उसको विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मत दीजिए। अब मान लीजिए कि सरकार कार्यकाल न बढ़ाती, इसी सत्र में जो है ये संशोधन विधेयक पेश कर देती, हो सकता है पास भी करा लेती, तो संसद से लेकर सड़क तक ये होता कि सरकार ने इस कानून को बुलडोज किया, सरकार ने विपक्ष की बात नहीं सुनी, सरकार जनतंत्र के खिलाफ है। ये बात सही है। अगर ऐसा नहीं किया तब भी सरकार को कोई जनतंत्र समर्थक नहीं मानने वाला इस सरकार को, लेकिन सरकार ने उनसे एक मुद्दा छीन लिया। और मैं आपसे कह रहा हूं, आप मानकर चलिए कि ये वक्फ संशोधन विधेयक कानून बनकर रहेगा।
इसे कोई रोक नहीं सकता है, बात समय की है। और ज़्यादा उम्मीद मुझे ये है कि बजट सत्र में निश्चित रूप से ये पास हो जाएगा। लेकिन भविष्य के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, कब क्या समय आ जाएगा। लेकिन अब मैं बात करूंगा सरकार ने ये जो फैसला लिया, बल्कि कहना चाहिए लोकसभा अध्यक्ष ने जो फैसला लिया, और जाहिर है कि सरकार की मंजूरी से या सहमति से या सलाह से ही लिया होगा, कि ये जो फैसला लिया कार्यकाल बढ़ाने का जेपीसी का, वो क्यों लिया। अब आप जरा परिस्थितियों पर गौर कीजिए। अभी भी अमेरिका में जो बाइडेन का प्रशासन काम कर रहा है, उनकी सरकार काम कर रही है, जो घोर भारत विरोधी और उससे ज़्यादा मोदी विरोधी है। वो मोदी को और उनकी सरकार को अस्थिर करने का हर संभव प्रयास अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कर रही है। जो भारत में विपक्ष है, जो मोदी विरोधी इकोसिस्टम है, उसकी प्राणवायु जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो ताकत है वो है, जो कमज़ोर हो रही है। लेकिन जाते जाते वो हमला करने से चूके नहीं। पहले 5 अगस्त को बांग्लादेश में किया, शेख हसीना का तख्ता पलट किया। उसके बाद आप देखिए, उससे पहले से और उसके बाद अभी फिर अडानी पर जो हमला हो रहा है, दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन थ्रेड है उसको देखने की कोशिश कीजिए। शेख हसीना भारत के रणनीतिक और सुरक्षा जरूरतों के जो भी मुद्दे हैं उन पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं हुए, अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने भारत की सुरक्षा, भारत के रणनीतिक हितों का ध्यान रखा, उससे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हुई, उनको सत्ता गंवानी पड़ी। तो फिर अडानी पर हमला क्यों हो रहा है। अडानी दुनिया भर में भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और ख़ासतौर से स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें अडानी की कंपनियों का बड़ा योगदान है। तो भारत की प्रगति को रोकना है तो एक अडानी पर हमला कीजिए, उसका असर जो है वो कैस्केडिंग असर पड़ेगा, दूसरे लोगों पर भी पड़ेगा। तो निशाना एक बनाइए, उस एक तीर से 2 निशाने सधते हैं। एक, अडानी के जरिए आप भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करते हैं, दूसरा, मोदी को आप पेंट करने में कामयाब हो सकते हैं। ये कॉरपोरेट्स के, खासतौर से अडानी के दोस्त हैं, उनको संरक्षण देते हैं, जो कि गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं ये अभी तक कहीं साबित नहीं हुआ है। यूएस का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, उसने भी जो आरोप लगाए हैं उसमें भी कोई प्रमाण नहीं दिया, कोई सबूत नहीं दिया है। और जो आरोप भी लगाया है वो गैर भाजपा सरकारों पर आरोप है, भाजपा की किसी सरकार पर आरोप नहीं है, केंद्र सरकार पर कोई आरोप नहीं है। तो इससे आप समझिए कि मकसद क्या है। अब जो बाइडेन जो है वो बुझते हुए दिए की लपलपाती लौ है, जाते जाते कितना नुकसान कर सके। आपको लगता है कि ये बात हमको आपको समझ में आ रही है और मोदी को समझ में नहीं आ रही होगी, उनको समझ में नहीं आ रही कि इरादा क्या है। और ज़रा सा याद कीजिए, वो तथाकथित किसान आंदोलन 13 महीने चला था। याद कीजिए वो सीए के विरोध का आंदोलन 1 साल चला था लगभग। उन दोनों आंदोलनों के पीछे कौन था, कौन लोग थे और उनका उद्देश्य क्या था, इसको भी याद कीजिए। और वो तैयार बैठे थे कि मौका मिलने जा रहा है कि बस ये वक्फ संशोधन विधेयक पास हो संसद से और हम देश में अराजकता फैलाने के लिए मैदान में कूद पड़े। पूरी तैयारी थी। और अमेरिका का अभी, चूंकि अमेरिका के डीप स्टेट कहिए या अमेरिका का जो इकोसिस्टम है, जो भारत विरोधी या दुनिया में किसी भी राष्ट्रवादी सरकार का विरोधी है, केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, वो सिस्टम मदद करने के लिए तैयार था। और डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति बनने वाले हैं 20 जनवरी को, वो एक के बाद एक जो नियुक्तियां कर रहे हैं, वो इस बात का इशारा, बल्कि इस बात का प्रमाण दे रही हैं कि आने वाले समय में ये सब बदलने वाला है, ये जो इकोसिस्टम है वो ध्वस्त होने वाला है। तो इस जो प्राणवायु है, ये मोदी विरोधी और भारत विरोधी इकोसिस्टम की, उसकी प्राणवायु खत्म होने वाली है। तो उसका क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। मोदी को समझ में आ रहा है ये जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने से देश का, सरकार का, देश के आम लोगों का, देश की संस्कृति का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। लेकिन अगर बढ़ाते नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था, या बड़ा नुकसान करने की भरपूर कोशिश होती। जैसे ही ये विधेयक पास होता,
सड़क पर उतरने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, तैयार थे ही, हो जाते क्या। तो जो कदम उठाया है सरकार ने, उसकी दृष्टि में क्या है तारीख, क्या है समय? 20 जनवरी। भारत सरकार की नज़र इस समय 20 जनवरी पर है। 20 जनवरी वो तारीख है जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की दूसरी बार शपथ लेंगे, जब भारत विरोधी जो इकोसिस्टम है उसकी कमर टूटेगी। उनके लिए भारत में अराजकता फैलाना, अराजकता का माहौल बनाना, अराजकता फैलाने के लिए आंदोलन चलाने की कोशिश करना, ये सब संभव नहीं रह जाएगा। कोशिश तब भी वो करेंगे, ऐसा नहीं कि वो कोशिश छोड़ देंगे, लेकिन उनका जो सपोर्ट सिस्टम था अमेरिका से और यूरोप से, वो बंद हो जाएगा। इसलिए वो जल्दी में है और मोदी सरकार को कोई जल्दी नहीं है। 3 मुद्दों को अगर आप ध्यान में रखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाना देश के हित में है, समाज के हित में है, देश की कानून व्यवस्था के हित में है, देश के विकास के हित में है। अब आप कह सकते हैं कि इससे जो है इतने बड़े फायदे, इतने सारे फायदे कैसे हो सकते हैं? तो इसका उल्टा जरा सोच कर देखिए कि अगर कार्यकाल न बढ़ता तो इस समय संसद में हंगामे का कारण अडानी से हटकर जेपीसी का कार्यकाल न बढ़ाने का होता और सड़क पर हजारों लोगों को उतारने की तैयारी हो चुकी होती या हो जाती है, यह मतलब वो उतर जाते हैं। तो तथाकथित किसान आंदोलन और सीए के विरोध में जो आंदोलन हुआ था, उससे सरकार ने सबक सीखा है कि विक्टिम कार्ड खेलने का मौका ही मत दो, रोने का मौका मत दो। दूसरा, जो जेपीसी कर रही है जरा उस पर भी ध्यान दीजिए। जेपीसी ने सभी राज्य सरकारों से वक्फ संपत्ति का ब्यौरा मांगा है, और केवल ब्यौरा नहीं मांगा है, यह कहा है कि वो जो सच्चर कमेटी ने कहा था कि वक्फ की संपत्ति पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है, अवैध कब्जा है, उसका भी डिटेल दीजिए। तो जब जेपीसी की रिपोर्ट आएगी तो सरकार के पास करने के लिए, कदम उठाने के लिए, एक्शन लेने के लिए बहुत बड़े तथ्यों का जखीरा होगा उसके पास। और इसी से जो है, जिन लोगों के पास वक्फ की संपत्ति है, जो लोग इस विधेयक का, इस कानून का विरोध कर रहे हैं, इस कानून में संशोधन का विरोध कर रहे हैं, उनकी दिक्कत यही है। और आप देखेंगे कि ये विरोध उन राज्यों में ज्यादा हो रहा है जहां वक्फ की संपत्ति ज्यादा है। तो वक्फ की संपत्ति कहां कहां कितनी है, ये जेपीसी की रिपोर्ट में होगा, और ये भी होगा कि कहां कहां अतिक्रमण है, कहां कहां अवैध कब्जा है। तो ये कानून में संशोधन का विधेयक ही पास नहीं होगा, उसके बाद ये कब्जा भी हटेगा, अगली कार्रवाई ये होगी, ये अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। जेपीसी का कार्यकाल बढ़ना, जो ये वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ हैं, दरअसल उनके लिए मुसीबत की बात है। वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं और उनकी एक के बाद एक मांगे मानकर सरकार ने उनको बहाने का मौका नहीं दिया है। अब आप सोचिए कि बजट सत्र में जब जेपीसी की रिपोर्ट पेश होगी तो उस समय क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि जो विपक्ष के सदस्य हैं इस समिति में, वो एक डिसेंट नोट देंगे। संदेश क्या जाएगा देश में, और क्या संदेश देने की कोशिश करेगी सरकार कि देखिए ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें आप लोगों के समर्थक, यानी जो लोग इस कानून में संशोधन के विरोधी हैं, आप लोगों के समर्थकों ने ही इसमें हिस्सेदारी ली है और उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर जो है ये रिकमेंडेशंस आई हैं। तो ये विक्टिम कार्ड खेलने का मौका सरकार छीन रही है। तो डिसेंट नोट आप कोई भी जेपीसी उठाकर देख लीजिए, आपको कोई ऐसी जेपीसी नहीं मिलेगी जिसमें सर्वसम्मति से कोई रिपोर्ट आई हो। डिसेंट नोट होता ही है, लेकिन मेजॉरिटी सरकार के साथ है, यानी सरकार का समर्थन करने वाले दलों की है, इसलिए रिपोर्ट आएगी वही जो सरकार चाहती है। और उसमें जो ये बार बार मुद्दा चलाया जाता है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार हर कानून को बुलडोज करती है, ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं करती है, डेमोक्रेटिक ढंग से लोगों को अपनी बात कहने का मौका नहीं देती है, तो जेपीसी की रिपोर्ट जब ये पेश होगी संसद में, उस पर फिर से बहस होगी।
अब देश में आप देखिए पिछले कई महीनों से लगातार इस पर बहस हो रही है, तो वो जो अंदर का गुबार है वो सबका निकल रहा है। जब तक ये रिपोर्ट आएगी और इसको लागू किया जाएगा तब तक वो गुबार निकल चुका होगा, उनके पेट की गैस निकल चुकी होगी। तो उनके पास बोलने के लिए अभी जो बोल चुके हैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सच बोलने के लिए कुछ नहीं होगा, कहना ज़्यादा सही है। झूठ बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं और बोलते ही रहते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि जब आप सच बोलते हैं तो लोगों पर असर होता है, जब आप झूठ बोलते हैं तो लोग उससे प्रभावित नहीं होते हैं। ये फ़र्क है। तो ये जो जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा है, ये मोदी सरकार का डर नहीं है। मोदी सरकार पीछे नहीं हटी है। मोदी सरकार की नीयत पर सवाल मत उठाइए। ये हर समय जो फैसला सुनाने की आदत है उसको बदलिए। ये हर मुद्दे पर जो है फैसला सुना देंगे कि ये मोदी के पक्ष में, ये विरोध में है, ये मोदी ने अच्छा किया, ये मोदी ने खराब किया। जरा ठंडे दिमाग से रुककर सोचिए कि ये किया तो क्यों किया, और ये न करते तो क्या करते हैं, और इसके विपरीत जैसा आप चाहते हैं वो करते तो उसका क्या नतीजा होता। इन सब पर विचार कीजिए। उसके बाद जो भी आपका फैसला हो, जो भी आपकी राय बने, उसको व्यक्त करना ही चाहिए। वो ज़रूरी नहीं कि सरकार के पक्ष में ही हो, सरकार के विरोध में भी हो सकती है, और आनी ही चाहिए ऐसी राय। सरकारें या पार्टियां या संगठन ऐसे जो विचार आते हैं, ऐसे जो सुझाव आते हैं, उनसे उनको सीखने का भी मौका मिलता है, अपनी गलतियां सुधारने का भी मौका मिलता है। लेकिन बिना सोचे समझे अगर आप फैसला सिर्फ सुनाएंगे, आप बिंदुवार तथ्यों के आधार पर किसी भी फैसले की, किसी भी निर्णय की आलोचना कीजिए या समर्थन कीजिए। तथ्य जाने बिना केवल भावना के आधार पर समर्थन और विरोध दोनों गलत है। तो सरकार ने जो किया है पहले उसका असर तो होने दीजिए। भाई ऐसा कौन सा आसमान टूट जाएगा कि अगर इस सत्र की बजाय बजट सत्र में जेपीसी की रिपोर्ट आएगी? क्या बदल जाएगा देश में? कौन सा नुकसान हो जाएगा देश का? कौन सा काम रुक जाएगा तब तक? तो इसलिए फैसला सुनाने की ये आदत हमको बदलनी चाहिए। हमको किसी भी समस्या के, किसी भी मुद्दे के गुण दोष के आधार पर अपनी राय कायम करनी चाहिए। सिर्फ इतना ही कहना है मेरा। जल्दबाजी में, केवल भावना में आकर जो है, अरे ये क्या कर दिया, इनका इरादा ही नहीं है ये कानून लाने का, ये पहले से ही नहीं लाना चाहते थे, टाल मटोल कर रहे हैं, डर रहे हैं, हिम्मत नहीं है, इस तरह के कमेंट जो है वो बताते हैं कि आपको मुद्दे की समझ नहीं है। और दूसरी बात बताते हैं कि आप मुद्दे को समझना भी नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आपके मन में जो बात उठी बस वो हो जाए, वही सरकार कर दे। सरकार के सामने 100 तरह के, 1000 तरह के कंसिडरेशंस होते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति, समाज पर उसके प्रभाव की स्थिति, राजनीतिक प्रभाव की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की स्थिति, इन सब पर विचार करके सरकार कोई फैसला करती है। और ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सरकार कभी कोई गलत फैसला कर ही नहीं सकती। सरकार बिल्कुल गलत फैसला कर सकती है और करती रही हैं सरकारें, लेकिन सरकार की नीयत गलत करने की है या सही करने की है, देखने की जरूरत इस पर है। सही नीयत से किया गया कोई काम अगर गलत हो जाए तो उसके लिए दोषी नहीं ठहराना चाहिए उस सरकार को, संस्था को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति है। लेकिन अगर नीयत खराब हो तो जरूर सवाल उठाना चाहिए, जरूर विरोध करना चाहिए। तो आप सोचिए कि ये जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाना मोदी सरकार की गलत नीयत का फैसला है या नीयत सही है और रणनीतिक रूप से यह फैसला किया गया है कि कम से कम विरोध का मौका मिले। जो लोग इसके विरोध में हैं उनके पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ रह ही नहीं जाए। तो जिसको कहते हैं कि आप अपने शत्रु को या अपने विरोधी को शस्त्रहीन कर देते हैं, तर्कहीन कर देते हैं, मुद्दा विहीन कर देते हैं। तो जो लड़ाई मैंने कई बार जिक्र किया, कई बार जो है कोट किया है शुनजू को, जो चाइनीज चाणक्य कहे जाते हैं, दार्शनिक हैं चीन के। उनका कहना है कि सबसे अच्छी जीत वो है लड़ाई में
जो लड़ाई लड़े बिना मिले। तो दोनों तरह से जीत हो सकती है, लड़ाई लड़कर भी जीत सकते हैं, लेकिन बिना लड़े अगर आपको जीत मिले तो वो ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा प्रभावी है और वो ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो एक बार फिर विचार करके देखिएगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।